Hello everyone, I'm Shivani. Today in this video we talk about the expanding scope of advertising. The scope of advertising is increasing every day. Advertising has a very wide scope in marketing and in the social system. The scope of advertising is described on the basis of activities included under advertising and their forms and system, objectives and functions. स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है बेटा? आपको पता है कि एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग का मेन रोल है। और एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम लोगों को इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। और अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज के टाइम में एडवर्टाइजिंग का स्कोप डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है। क्योंकि मार्केट में पहले आपके पास क्या होता था कि मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल परचेज की जाती थी वो गुड्स एंड सर्विसेज लोकल लेवल पर सेल परचेज की जाती थी। तो एडवर्टाइजिंग की इंपॉर्टेंस भी हमें सिर्फ लोकल लेवल पर ही थी। लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे हमारे बिजनेस एक्सपैंड होते चले जा रहे हैं वहाँ पर आपको बिजनेस जो आप चला रहे हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिस वजह से एडवर्टाइजिंग की इम्पॉर्टेंस भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इंक्रीज होती चली जा रही है। कोई भी कंट्री आपकी, चाहे वो डेवलप कंट्री हो, चाहे वो आपकी अंडर डेवलप कंट्री हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, हर कंट्री के अंदर एडवर्टाइजिंग की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। और जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड हो रहे हैं वैसे वैसे एडवर्टाइजिंग की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती चली जा रही है। तो जो एडवर्टाइजिंग के स्कोप की हम बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग का स्कोप किस बेसिस पर लगाया जाता है? आपको मैंने पहले भी बताया कि एडवर्टाइजिंग में हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड करते, बल्कि उसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ कैसे करना है, उसकी क्या फंक्शंस हैं, उनको मोटिवेट करना, परसुएट करना, ये सारे फंक्शंस इसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। यानी कि एडवर्टाइजिंग का स्कोप हम उनकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पर लगाते हैं, जिसके अंदर आपके पास 3 पॉइंट कवर अप किए जाते हैं: मैसेज, मीडिया, मर्केंडाइज। मैसेज और मीडिया क्या चीज़ है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मैसेज का मतलब जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, जो इन्फॉर्मेशन हमने कस्टमर को कन्वे करनी है। मीडिया यानी कि जिसके थ्रू हम मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। और मर्केंडाइज, मर्केंडाइज का मतलब क्या होता है? इट इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट कवर्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। मर्केंटाइज का मतलब क्या होता है कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज करते हैं, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज कर रहे हैं, जिसमें गुड्स की एडवर्टीजमेंट की जाती है, उसके अंदर एडवर्टीजमेंट के कवर को इंक्लूड किया जाता है कि इसको प्रोडक्ट को इस ढंग से प्रेजेंटेबल बनाना कि कस्टमर अट्रैक्ट होकर के उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले। नेक्स्ट है आपके पास कि फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि ऐसे कौन कौन से जो कि एडवर्टाइजिंग के स्कोप पर इफेक्ट डालते हैं, जिसमें आपके पास है फर्स्ट है आपके पास इंक्रीज इन एड फंक्शन। इंक्रीज इन एड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके पास, जब मैंने आपको बताया कि जो पहले एडवर्टीजमेंट दी जाती थी उसमें एडवर्टीजमेंट के अंदर बेसिकली आपका एडवर्टाइजर का मेन फंक्शन होता था कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, यानी कि एक अनाउंसमेंट करना कि कौन से प्रोडक्ट आपके मार्केट में सेल परचेज किए जा रहे हैं या अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। लेकिन एट प्रेजेंट एडवर्टीजमेंट का जो फंक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। एडवर्टीजमेंट का स्कोप जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज के टाइम में हम एडवर्टीजमेंट का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ गुड्स को के बारे में इंफॉर्मेशन या अनाउंसमेंट करना नहीं, बल्कि उस प्रोडक्ट की का क्या प्राइस है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या है, वो प्रोडक्ट आपको कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, ब्रांड इमेज, ब्रांड लॉयल्टी उसकी, या कस्टमर को अट्रैक्ट करना, पर्सन को परसुएट करना कस्टमर को कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसका पार्ट बन गई है? एडवर्टीजमेंट का। यानी कि एडवर्टीजमेंट के अंदर हम कस्टमर के डाउट्स को क्लियर करते हैं। बल्कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में जैसे बिजनेस आपका एक्सपैंड होता जा रहा है, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से हम अपने प्रोडक्ट को कंपैरिजन करके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को बता करके हम कस्टमर को मोटिवेट करते हैं, ताकि जो कॉम्पिटिटर का एडवर्टीजमेंट देने का जो इफ़ेक्ट है उसे हम कम कर सकें। यानी कि एडवर्टीजमेंट फंक्शंस को कहीं ना कहीं कई लेवल पर इंक्रीज कर दिया गया है, उसके स्कोप को एक्सपैंड कर दिया गया है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपके पास एड फॉर अट्रैक्टिंग एंड सपोर्टिंग मिडल मैन एंड सेल्समैन।
इसका मतलब है कि आपके पास पहले एडवर्टीजमेंट जो दी जाती थी उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता था, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट दी जाती थी उसका मेन टारगेट था कि कस्टमर अट्रैक्ट हो और गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करे। जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज करने के लिए जो मिडल मैन्स थे उनको कोई भी किसी भी तरह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे आपके बिजनेस एक्सपैंड हुए, एडवर्टीजमेंट का स्कोप वाइड हुआ, उस टाइम पर मिडल मैन्स या जो आपके पास सेल्समैन है उनकी नीड की भी इम्पोर्टेंस इंक्रीज होती चली गई। पहले आपके पास प्रोड्यूसर बहुत लिमिटेड थे, तो आपको मिडल मैन बहुत आसानी से मिल जाते थे और आप उन मिडल मैन्स की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज कर देते थे। लेकिन आज के टाइम में कंपटीशन बढ़ने की वजह से मार्केट में एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल है, और जो होलसेलर हैं या जो रिटेलर हैं, हमें उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है कि वो मार्केट में हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज करने में हमें हेल्प प्रोवाइड करें। अगर हम मिडल मैन को मोटिवेट करेंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट की कस्टमर के सामने एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करेंगे और हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करवाने में हेल्प करेंगे। तो अगर हम एडवर्टीजमेंट देते हैं तो एडवर्टीजमेंट देने से कस्टमर को ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे मिडल मैन को यानी कि जो सेल्समैन है उन्हें वो प्रोडक्ट सेल करना ईजी हो जाता है। तो एडवर्टीजमेंट का जो पर्पज़ है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करना नहीं बल्कि मिडल मैन्स को अट्रैक्ट करना भी होता है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पॉइंट, इंक्रीजिंग इन नॉन कमर्शियल एड्स। नॉन कमर्शियल एड्स का मतलब कि पहले जो एडवर्टीजमेंट दी जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कमर्शियल चलती थी, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट दी जाती थी वो आपके पास जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिर्फ वही ऐड देते थे, यानी कि सिर्फ कमर्शियल था। लेकिन एट प्रेजेंट जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो कमर्शियल नेचर की ना होकर के बल्कि नॉन कमर्शियल भी बनती जा रही है, यानी कि दोनों तरह की कमर्शियल प्लस नॉन कमर्शियल दोनों तरह की एडवर्टीजमेंट का स्कोप बढ़ता चला जा रहा है। कमर्शियल एड्स का तो मतलब हुआ कि जो बिजनेसमैन एड्स दे रहा है, लेकिन नॉन कमर्शियल का मतलब हुआ यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है आपके पास, या आपके पास सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स देती हैं उन्हें हम नॉन कमर्शियल एड्स का नाम देते हैं। और बेसिकली ये एड्स किस लिए दी जाती हैं, हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था कि जो सोसाइटी के अंदर सोशल इश्यूज हैं, चाहे वो फीमेल फिटिसाइड है या डाउरी हो गई, गर्ल एजुकेशन, या आपके पास जैसे दिवाली पर किसी भी ओकेजन पर आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, दिवाली पर ज़्यादातर फायर क्रैकर्स के बारे में या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, यानी कि टोटली सारे सोशल इश्यूज़ के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। साथ के साथ जैसे पैन कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना या पोलियो ड्रॉप्स कब दी जाएंगी, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ये सब हमारे पास नॉन कमर्शियल एड्स के अंदर कवर अप होती है। तो एडवर्टीजमेंट के अंदर सिर्फ कमर्शियल नहीं बल्कि नॉन कमर्शियल एड्स को भी कवर अप किया गया है, जिसकी वजह से एडवर्टीजमेंट का जो स्कोप है वो आपका इंक्रीज होता चला जा रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपके पास, ग्रोथ ऑफ मीडिया। ग्रोथ ऑफ मीडिया का मतलब कि पहले जो मार्केट में एडवर्टीजमेंट देने के लिए मीडिया अवेलेबल थे वो बहुत लिमिटेड थे, लेकिन आज के टाइम में मीडिया की अगर बात की जाए तो मीडिया इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि अब आपके पास एडवर्टीजमेंट देने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, मैगजीन्स में दे सकते हैं, टीवी में दे सकते हैं, इवन कि अब जो आपके पास न्यू न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती चली जा रही है जिसमें आप इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल फ़ोन पर, या आप साइन बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, बैनर्स लगा सकते हैं, उसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है। यानी कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती चली जा रही है वैसे वैसे जो मीडिया का ग्रोथ रेट है वो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है, जिस वजह से एडवर्टीजमेंट का स्कोप आपका इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि पहले जो काम किया जाता था कंपनीज के अंदर, जो फैक्ट्रीज के अंदर जो काम किया जाता था वो ज़्यादातर मैन मेड होता था, लेकिन आज के टाइम में ज़्यादा काम इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होने के कारण जो ज़्यादा काम मशीनों के थ्रू किया जा रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का लेवल, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए या कम्युनिकेशन की बात करें तो वो सब आपके पास डेवलप होते चले जा रहे हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस जो है वो एक्सपैंड होते चले जा रहे हैं। तो अगर बिजनेस इतने ज़्यादा एक्सपैंड किए जाते हैं और यानी कि प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पर की जाती है, तो कस्टमर तक उन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें कस्टमर को मोटिवेट भी करना पड़ता है, और जो कि
कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? एडवर्टीजमेंट की। यानी कि अगर हमने अपने बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सेल परचेज करना है तो सिर्फ विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक सेल परचेज कर सकते हैं। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी एडवर्टाइजिंग का जो स्कोप है वो आपका इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास इंक्रीज इन लेवल ऑफ कंपटीशन। नेचुरल सी बात है कि कंपटीशन की अगर बात करें तो मैंने आपको ये कहा कि प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उससे सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन इंक्रीज होने के कारण हमें अगर हम अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है। हमें कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके मोटिवेट करना पड़ता है और कंपैरिजन करके बताना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर है, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे, ताकि वो कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो सके। तो जब तक हम कस्टमर को मोटिवेट नहीं करेंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, तब तक ये जो कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है हम मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकते। तो अगर मार्केट में टिकना है, मार्केट में अपने बिजनेस की गुडविल को मेंटेन करना है तो एडवर्टीजमेंट देनी कंपल्सरी है। नेक्स्ट है आपके पास इंक्रीज इन रीडरशिप एंड व्यूअरशिप। लीडरशिप एंड व्यूअरशिप का मतलब है कि आज के टाइम में जैसे कंट्री का लेवल जो है लिटरेसी लेवल की बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें, वो इंक्रीज होती चली जा रही है। तो जिसके बिहाफ पर लोग लिटरेट ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे मैगजीन्स का, न्यूज़पेपर्स का स्कोप बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम में शायद ही बहुत कम फैमिलीज ऐसी होंगी जहाँ पर कि न्यूज़पेपर आपके नहीं आते होंगे। मैक्सिमम हर घर में आपको आपके जो न्यूज़पेपर है या मैगजीन्स हैं वो आती रहती हैं, या फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आज के टाइम में हर एक के पास है, क्योंकि लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। यानी कि इसका जो लिंक है वो टोटली आपकी नेशनल इनकम या पर कैपिटल इनकम के साथ लिंक्ड है। जैसे जैसे नेशनल इनकम इंक्रीज होती चली जाती है, पर कैपिटल इनकम बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो जाता है और लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या टीवी या कंप्यूटर इन सब की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। यानी कि आज के टाइम में जो एड्स दी जाती हैं वो ज़्यादातर न्यूज़पेपर में, टीवी वगैरह में दी जाती हैं, इसी वजह से क्योंकि लोग टीवी देखते हैं। टीवी में ऐसे चैनल्स जो कि बहुत ज़्यादा चल रहे हैं या जो लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, ऐसे टीवी चैनल्स पर एड्स दी जाती है, जिसकी वजह से एडवर्टाइजिंग का स्कोप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, या मिडल मैन्स को मोटिवेट करने के लिए या मीडिया की ग्रोथ रेट को देखते हुए हमें एडवर्टाइजिंग के स्कोप को समझना ज़रूरी है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक है प्लेयर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। प्लेयर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग जब दी जाती है तो एडवर्टाइजिंग बनाई कैसे जाती है, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट बनाई जा रही है उसको कैसे बनाया जाता है, उस एडवर्टाइजिंग के अंदर मेन प्लेयर्स कौन कौन होते हैं। यानी कि जैसे कोई भी हम बिजनेस चलाते हैं, एडवर्टाइजिंग भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं या वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि एडवर्टीजमेंट देने में हमारी हेल्प करते हैं। जिसके अंदर आपके पास प्लेयर्स हैं एडवर्टाइज़र, बायर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मीडिया, प्रोफेशनल बॉडीज, गवर्नमेंट एंड मिडलमैन। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपके पास एडवर्टाइज़र। कौन होता है एडवर्टाइज़र? एडवर्टाइज़र वो पर्सन है जो कि एडवर्टीजमेंट को इशू करवाता है। इशू करने का मतलब वो पर्सन जो एक स्पॉन्सर है, यानी कि वो पर्सन जो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, जिसने प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, उस पर्सन को हम नाम देते हैं एडवर्टाइजर का। यानी कि एडवर्टाइजर हम किसे कहेंगे? इट रेफर्स टू द स्पॉन्सर हु इज इशूइंग एडवर्टीजमेंट। यानी कि वो एक ऐसा स्पॉन्सर है जो कि एडवर्टीजमेंट को इशू करता है। ये एडवर्टाइजर आपका कोई भी हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कोई भी हो सकता है जो कि इसके बारे में एडवर्टीजमेंट दे रहा है। इवन की एडवर्टाइजिंग जो दी जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले सिर्फ ये कमर्शियल चलती थी, लेकिन आज के टाइम में आपके पास कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल दोनों तरह की एड्स चलती है। यानी कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस भी एडवर्टाइजर हो सकती हैं। यानी कि जो बिजनेस चलाया जा रहा है, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी, और गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये सब एडवर्टाइजर होती हैं जो कि एडवर्टीजमेंट देती हैं। तो
जिस वजह से इसका स्कोप भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास है, एडवर्टाइजर के अंदर वांट्स टू सेंड आउट अ मैसेज अबाउट हिज बिजनेस। यानी कि एडवर्टाइजर कौन है, जो मैसेज को कन्वे करना चाहता है अपने बिजनेस के बारे में। सेकेंड है, इनिशिएट्स एफर्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम दैट एडवर्टाइजिंग कैन सॉल्व। यानी कि एडवर्टाइजर का मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कस्टमर को, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यानी कि वो एफर्ट्स देना जिससे हम कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थर्ड आपके पास सिलेक्ट्स द टारगेट ऑडियंस। ये एडवर्टाइजर ही होता है जो कि ये देखता है कि उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उसने किस ऑडियंस के लिए मैसेज को कन्वे करना है। नेक्स्ट है सेट द बजट। ये एडवर्टाइजर कौन है, एक स्पॉन्सर। यानी कि वो ये फिक्स करके चलता है कि उसे जो एडवर्टीजमेंट देनी है उसका बजट कितने का होगा, उसने एडवर्टीजमेंट के ऊपर कितना खर्चा करना है। ये इसी इसी बजट के बिहाफ पर वो एडवर्टीजमेंट का आगे मीडिया सेलेक्ट करते हैं कि हमने जो एडवर्टीजमेंट देनी है वो न्यूज़पेपर्स में देनी है या टीवी पर देनी है, किस पर आपने एडवर्टीजमेंट देनी है, ये बजट के बेसिस पर ही फिक्स किया जाता है। तो जो एडवर्टाइजर है वो बजट भी फिक्स करता है। नेक्स्ट है आपके पास अप्रूव्स द एड प्लान। यानी कि जो एडवर्टाइजर है वो एड, जो भी उसने एडवर्टीजमेंट देनी है उसके बारे में भी प्लानिंग करता है, और जो भी प्लानिंग की जा रही है उसको फाइनलाइज करने का काम भी कौन करना है, एडवर्टाइजर। हायर द एजेंसी। एडवर्टाइजर एडवर्टीजमेंट देने के लिए एक एजेंसी को हायर करता है। वो एजेंसी जो कि जिनके पास राइटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो जो जिनके पास रिसर्चर होते हैं, जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए एक ऐड तैयार करते हैं और टोटली उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। यानी कि एडवर्टाइज़र का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन कन्वे की जा रही है, यानी कि वो जो पर्सन जो इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, वो एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग सारे डिसीजन लेता है कि क्या प्रॉब्लम है, टारगेट ऑडियंस क्या है, और कितने बजट में हमने एडवर्टीजमेंट को देने हैं। तो मैंने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट तो दी जा रही है वो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट देती है, लेकिन जो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उनका टारगेट कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, बल्कि उनका टारगेट होता है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बताना, लाइक आई डोनेशन, ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, या किसी भी पर्टिकुलर कोई डिसीज़ है उसके बारे में बताना। जैसे कोरोना के बारे में लोगों को गाइड किया जाता है, एडवर्टीजमेंट दी जाती है। इस तरह की एडवर्टीजमेंट को हम नॉन कमर्शियल के अंदर ऐड करते हैं। तो यानी कि ये तो हुई कमर्शियल नॉन कमर्शियल। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐड करती हैं, एडवर्टीजमेंट देती हैं। वो ज़्यादातर तब दी जाती है जब इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन के केस में ये बताना कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या काम करेगी, या लोगों को मोटिवेट करना ताकि वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, तो उसके लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पॉइंट, बायर्स। बायर्स का मतलब क्या होता है, कि अगर हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसके अंदर बायर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बायर वो पर्सन है जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। यानी कि हमारी गुड्स एंड सर्विसेज से मोटिवेट होकर के, इन्फ्लुएंस होकर के हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो बायर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है बिजनेस के अंदर। तो ये बायर होते कौन है? बायर बेसिकली हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक है आपके पास प्रोस्पेक्टिव बायर, सेकंड इज बायर्स ऑफ अदर ब्रांड्स, एंड थर्ड इज बायर्स ऑफ अवर ब्रांड्स। प्रोस्पेक्टिव बायर्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। प्रोस्पेक्टिव बायर्स का मतलब जो एट प्रेजेंट हमारे प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे, जो एट प्रेजेंट हमारी कंपनी के कस्टमर नहीं है, लेकिन हम एडवर्टीजमेंट दे करके हम कस्टमर को मोटिवेट करते हैं। यानी कि वो टारगेटेड ऑडियंस जो कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकती है। तो हमारा टारगेट ये है कि जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे, उनको एडवर्टीजमेंट के थ्रू उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में कन्विंस करके उनको मोटिवेट किया जाए, ताकि वो फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। लाइक जैसे शुरू में आपके पास एक वैक्यूम क्लीनर आए थे जब, तब उस टाइम पर लोगों को वैक्यूम क्लीनर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। वैक्यूम क्लीनर के बारे में नॉलेज ना होने की वजह से वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते थे। तो उस टाइम पर यानी कि हमारे कोई कस्टमर ही अवेलेबल नहीं थे। उस टाइम पर किसी ब्रांड के ऊपर फोकस नहीं किया जाता था, बल्कि हमारा जो प्रोडक्ट था वो था वैक्यूम क्लीनर। यानी कि प्रोडक्ट के बारे में लोगों को मोटिवेट करना,
लोगों को ये बताना कि वैक्यूम क्लीनर की आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये प्रोडक्ट आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है। तो वो उस टाइम पर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती थी वो आपके पास उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में थी जिसके बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है। तो यानी कि प्रोस्पेक्टिव बायर्स का मतलब क्या हुआ, जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर ही नहीं रहे हैं, जो उनको हमें उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, देन वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। जैसे जो लोग परफ्यूम यूज़ नहीं करते, उनको परफ्यूम के बेनिफिट्स के बारे में पता ही नहीं है, तो लोगों वो परचेज नहीं कर रहे, तो हमें उन लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, हमें उन्हें परसुएट करना पड़ेगा कि परफ्यूम यूज़ करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, या आपको आपको क्यों यूज़ करना चाहिए। तो एडवर्टीजमेंट जो दी जाती है वो इस ढंग से दी जाती है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपके पास, बायर्स ऑफ अदर ब्रांड्स। बायर्स ऑफ अदर ब्रांड्स का मतलब है कि ये इसके अंदर उन कस्टमर्स को इंक्लूड किया जाता है जो ऑलरेडी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको जैसे अभी परफ्यूम का एग्जांपल दिया, तो परफ्यूम जो है वो कस्टमर यूज़ कर रहे हैं लेकिन किसी और ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। तो उस केस में जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो बेसिकली इन कस्टमर्स के लिए दी जाती है। उसमें हमारा टारगेट प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है उसके बारे में नहीं, बल्कि कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए एडवर्टीजमेंट दी जाती है। यानी कि उन्हें कन्विंस किया जाता है कि वो जो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की बजाय हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बेटर है। यानी कि वो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करें, तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, हमारे प्रोडक्ट का जो ब्रांड है उसके बारे में एडवर्टीजमेंट दे करके लोगों को मोटिवेट करते हैं। यानी कि हमने कॉम्पिटिटर के जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है आपके पास बायर्स ऑफ अदर ब्रांड्स। बायर्स ऑफ अवर ब्रांड का मतलब है कि जो हमारे ही ब्रांड को परचेज कर रहे हैं, यानी कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है और वो हमारे ही प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि वो कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं वो हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहें, वो हमारी कंपनी के लिए लॉयल रहे, यानी कि ब्रांड लॉयल रहे, और वो यानी कि कस्टमर जो है वो रिटेन रहे, यानी कि उनकी जो फ्रिक्वेंसी लेवल है परचेजिंग की बोल्टा इंक्रीज होनी चाहिए। बल्कि कहने का मतलब ये हुआ कि कस्टमर जो ऑलरेडी हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उनको हमने कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाने देना। इस ढंग से एडवर्टीजमेंट देना, इस ढंग से प्रोडक्ट के बारे में कन्वेंस करते रहना कि हम उन्हें टाइम टाइम पर ऑफर देते रहें कि वो हमारी कंपनी के साथ ही जुड़े रहें, हमारी कंपनी का जो ब्रांड है उसके साथ वो जुड़े रहें, यानी कि ब्रांड लॉयल्टी को इंक्रीज करना मेन टारगेट होता है। तो यानी कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर अगर हम बात करें तो हमने दो पॉइंट पढ़ लिए, एक एडवर्टाइजर और एक बायर्स। एडवर्टाइजर वो पर्सन हुआ जो कि स्पॉन्सर है, जो कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और सेकंड हमने पढ़ा बायर्स यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करता है, यानी कि जिसके अंदर आपके पास प्रोस्पेक्टिव बायर्स आते हैं, या बायर्स ऑफ अदर ब्रांड्स आते हैं, या बायर्स ऑफ अवर ब्रांड्स आते हैं। नेक्स्ट थर्ड आपके पास एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अभी हमने डिस्कस किया एडवर्टाइजिंग एजेंसी की क्या चीज़ होती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपके पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडवर्टाइजिंग बनाने का काम करती है, जिसमें वो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। यानी कि एडवर्टीजमेंट के बारे में प्लानिंग करना, या उसको कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, या उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म करता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। मैंने आपको बताया कि जो एडवर्टाइज़र है, जो स्पॉन्सर है, उसने एडवर्टीजमेंट देनी है, उसने मैसेज कन्वे करना है, लेकिन वो मैसेज कन्वे कैसे किया जाएगा, किन टाइमिंग्स पर किया जाएगा, या उसके अंदर कौन से वर्ड्स आप यूज़ करोगे, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी, इन सब के बारे में जो काम किया जाता है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है। तो जो एडवर्टाइज़र है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करती है, जो कि अपनी फील्ड में बहुत ही एक्सपर्टाइज होती है, और वो उनके पास एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं, यानी कि उनके पास ऐसे स्पेशलाइज्ड पर्सन्स होते हैं, ऐसे पर्सन जिनको अपनी फील्ड में पूरी नॉलेज है, पूरी स्किल्स है, एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड का। तो इसके अंदर उन्होंने हर तरह के पर्सन्स को हायर किया होता है कि एडवर्टीजमेंट लिखेगा कौन, यानी कि एडवर्टीजमेंट के अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे वो राइटर कौन होंगे, आर्टिस्ट, या मार्केट के जो लगातार सर्वे करते रहते हैं, फैशन किस चीज़ का चल रहा है, मीडिया में जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, यानी कि कौन से मीडिया में हमें एडवर्टीजमेंट देनी चाहिए, उनके पास अपने काफ़ी सारे पर्सन्स का एक ग्रुप होता है जो मिल करके पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ वो एक ऐड बनाते हैं। यानी कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी हुई वो आपके पास एक तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कई सारे पर्सन मिल करके काम कर रहे हैं,
एडवर्टीज़मेंट के बारे में प्रॉपर प्लानिंग करके उसको प्रॉपरली एडवर्टीज़मेंट को बना करके उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जिसके अंदर काफ़ी सारे पर्सन्स हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जो सारे पर्सन मिल करके पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ एक एडवर्टीज़मेंट बनाते हैं, जिससे जो एडवर्टीज़मेंट है वो ज़्यादा बेटर बन पाती है। तो यानी कि जो आपके पास एडवर्टाइज़र है वो इसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर कर रहा है, जिसके अंदर डेफिनेशन में आपको बताया गया, एजेंसी हैव द स्ट्रेटेजिक एंड क्रिएटिव एक्सपर्टाइज, मीडिया नॉलेज, टैलेंट एंड नेगोशिएटिंग एबिलिटीज टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली देन द एडवर्टाइजर। यानी कि जो एडवर्टाइजर है वो खुद ऐड बनाना चाहे वो इतनी ऐड बढ़िया नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसे हर फील्ड में नॉलेज नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजिंग जो एजेंसी है उसके पास क्रिएटिविटी है, यानी कि उसको इतने उसमें जो ग्रुप ऑफ पर्सन की मैं बात करूँ उसमें हर फील्ड से एक्सपर्ट पर्सन है, जिन्हें अपनी फील्ड में पूरी नॉलेज है, प्रॉपर टैलेंट है, जिससे वो सभी पर्सन्स की एबिलिटी को यूज़ करके एक बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, बेटर एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं, जिसका बेनिफिट अल्टीमेट किसे मिलता है? एडवर्टाइजर को। नेक्स्ट है आपके पास मीडिया। मीडिया कौन होता है? अभी मैंने आपको बताया मीडिया क्या चीज़ होती है, जिसके थ्रू हम मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि मीडिया एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू हम ऑडियंस तक अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। मीडिया आर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैरी द मैसेज टू द ऑडियंस। अब मीडिया की अगर बात कर रहे हैं तो मीडिया में हमारा टारगेट ये है कि हमने अपने मैसेज को कस्टमर तक कम्युनिकेट करना है। हम किसी के थ्रू भी मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम कोई भी मीडिया यूज़ कर सकते हैं, लाइक टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें बेसिकली वही बात आती है कि जो एडवर्टाइज़र है वो ये डिसाइड करता है कि मैंने किसके थ्रू एडवर्टीजमेंट देनी है और किसके थ्रू एडवर्टीजमेंट दी जाए जो कि मेरे प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ करने में ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। यानी कि वही उसको बजट को देखेगा कि उसका कितने का बजट है। एडवर्टाइज़र ये स्टडी करता है कि उसका बजट कितने का है, उसने एडवर्टीजमेंट देने के लिए कितना खर्चा करना है। जैसे उसने एडवर्टीजमेंट जो देनी है वो लोकल लेवल पर देनी है या मास कम्युनिकेशन के बिहाफ पर देनी है। मास कम्युनिकेशन का मतलब कि आप टीवी पर ऐड अगर आप देते हैं तो एक साथ कई लोगों के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है, लेकिन अगर मास कम्युनिकेशन कम्युनिकेट किया जाता है तो उस केस में एक साथ कई लोगों तक इंफॉर्मेशन कन्वे होने से जो पर यूनिट जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट होती है वो आपकी कम आती है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, वो इन्फॉर्मेशन आपने किन लोगों तक देनी है। लिटरेट पर्सन के लिए देनी है, इलिटरेट पर्सन के लिए देनी है, उसके अकॉर्डिंग भी एडवर्टीजमेंट का जो मीडिया होगा, मीडिया की सिलेक्शन जो होगी वो आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर आप लिटरेट पर्सन के लिए एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर, मैगजीन में दे सकते हैं। वही अगर आप इलिटरेट पर्सन के लिए आप एडवर्टीजमेंट देना चाहते हो तो आपको ऑरल किसी भी मीडिया चैनल को यूज़ करना पड़ेगा, लाइक टीवी के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, या क्योंकि वो पर्सन इलिटरेट है। तो एक बार मीडिया की सिलेक्शन करने के लिए आपको टारगेटेड ऑडियंस भी देखनी पड़ेगी, टारगेटेड ऑडियंस आपकी है कौन सी है, और साथ के साथ आपको देखना पड़ेगा कि एडवर्टीजमेंट जब हमने देनी है तो किन डेज में देनी है, किन टाइमिंग्स पर देनी है, टीवी पर देनी है तो कौन से चैनल पर देनी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन कन्वे हो सके। आज के टाइम में जैसे स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, उसमें आप इंटरनेट एडवर्टाइजिंग को भी आप यूज़ करते हैं। तो यानी कि हमारा टारगेट मीडिया की सिलेक्शन के टाइम पर ये रहता है कि मैसेज कन्वे करते हुए हम उस मीडिया चैनल की सिलेक्शन करें जिससे ज़्यादा कस्टमर के तक इंफॉर्मेशन कन्वे हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक इंफॉर्मेशन आपकी पहुंच सके। नेक्स्ट आपके पास प्रोफेशनल बॉडीज़। प्रोफेशनल बॉडीज़ कौन होती है? बेसिकली प्रोफेशनल बॉडीज़ आपके पास होती हैं जो कि एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे प्रोफेशन को, यानी कि जो भी आपका बिजनेस चल रहा है उसको चेक करती रहती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एडवर्टाइजिंग दी जाती है, एडवर्टीजमेंट बनाई जाती है, उसके अंदर एडवर्टाइज़र या एडवर्टाइजिंग एजेंसी या मीडिया, ये तीन मैंने हमने कंसेप्ट पढ़े जो मेन तीन पार्टीज होती हैं। इन एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी या मीडिया, इन तीनों पार्टीज को कंट्रोल करने के लिए प्रोफेशनल बॉडीज बनाई जाती हैं। यानी कि ये जो तीन पार्टीज हैं आपके पास, जिसके अंदर आपके पास जो फर्स्ट एडवर्टाइजर है, एडवर्टाइजर को चेक करने का काम कौन करता है? इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, यानी कि ISA। सेकेंड पॉइंट है आपके पास एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जिसे कौन चेक करता है? AAAI, यानी कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसी तरह आपके पास मीडिया है। मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? मीडिया को कंट्रोल करने वाला आपके पास है IBS, यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सोसाइटी, या आपके पास आता है INS, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। ये अलग अलग बॉडीज़ बनी हुई हैं जो कि
जो कि इस एडवर्टाइजिंग के एरिया की वर्किंग को चेक करती रहती है कि ये काम कैसे कर रहे हैं, इन्होंने अपनी जो काम किया जा रहा है उसकी डिग्निटी को मेंटेन किया हुआ है नहीं किया हुआ, प्रॉपरली उसे चेक करने का काम करता है। जैसे जो एडवर्टाइज़र है, यानी कि जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको टोटली अलग एक सोसाइटी डील कर रही है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसकी अलग सोसाइटी, अलग बॉडीज़ बनी हुई है, उसे अलग से उसे रेगुलेट किया जा रहा है। यानी कि इसका यानी कि प्रोफेशनल बॉडीज़ का मतलब है कि एडवर्टाइजिंग के एरिया में जो भी काम किया जा रहा है, जो भी प्रोफेशनल उसके अंदर काम कर रहे हैं, उनको लगातार चेक करते रहना, उनकी उसके अंदर की जो पर्सन काम कर रहे हैं उनकी नॉलेज कैसी है, उनकी स्किल्स कैसी है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाए गए हैं उन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, यानी कि उसे प्रॉपरली चेक करते रहना। ये काम किसका होता है? प्रोफेशनल बॉडीज़ का। नेक्स्ट आपके पास गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी आपके पास एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर मेन रोल प्ले करती है। अब गवर्नमेंट के अंदर आपके पास, आपको पता है, तीन तरह की गवर्नमेंट आती है। एक लोकल लेवल पर आती है, एक स्टेट लेवल पर, एक सेंट्रल लेवल पर। जो लोकल लेवल पर होती है वो सिर्फ लोकल लेवल पर काम कर रही है, लेकिन लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट काम करती है उसका काम होता है कि जो एडवर्टाइजिंग बनाई जा रही है उसको लगातार चेक किया जाए, जिससे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकें, और जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है उसको प्रॉपरली रेगुलेट करना कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यानी कि कस्टमर को मिसलीड तो नहीं किया जा रहा, कस्टमर को चीट तो नहीं किया जा रहा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसके बारे में लगातार चेक किया जाता है। और लोकल लेवल आपके पास सबसे लो लेवल पर आती है। इसके ऊपर लेवल पर आपके पास अथॉरिटी आती है स्टेट गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने का काम करती है। यानी कि आपके पास जो तीन लेवल पर अथॉरिटी है, इसमें टॉप लेवल पर आपके पास अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए टाइम टाइम पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती रहती है, ताकि जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है वो सही ढंग से काम करती रहे। यानी कि उसको रेगुलेट करने के लिए वेरियस लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं, और जो ये लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और जो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही है, और जो लोकल गवर्नमेंट है वो इन सबको चेक करने का काम करती है। यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली एडवर्टीजमेंट एजेंसीज, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है वो सही ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही, उन्हें प्रॉपरली चेक करना कि कस्टमर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट रहे, और वो सही ढंग से यानी कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो सही ढंग से काम भी करते रहे, यानी कि उन्हें किसी भी तरह से चीट ना किया जा सके। एंड लास्ट पॉइंट है आपके पास मिडलमैन। मिडलमैन कौन होते हैं? जब भी हम गुड्स एंड सर्विस को सेल परचेज करते हैं तो आज के टाइम में जैसे बिजनेस लार्ज स्केल पर चलाया जा रहा है, कोई अकेला पर्सन, एक अकेला प्रोड्यूसर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को हर कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकता, जिसमें हमें होलसेलर, रिटेलर, स्टॉकिस्ट, यानी कि कई तरह के मिडलमैन की जरूरत पड़ती है। ये वो पर्सन होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को परचेज भी करते हैं और हमारे प्रोडक्ट को परचेज करके आगे कस्टमर तक भी पहुंचाते हैं, यानी कि कस्टमर को सेल करने का काम भी करते हैं। तो जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है, एडवर्टीजमेंट देते हुए ये जो मिडल मैन है, ये इनको मोटिवेट किया जाता है कि ये हमारे प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करें। तो यानी कि इसके अंदर आपके पास होलसेलर, रिटेलर या जो स्टॉकिस्ट है, इनको हम मोटिवेट करने का काम करते हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से जो कस्टमर है वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की बजाय हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे। उसको इन्फ्लुएंस जितना बेटर मिडलमैन कर सकते हैं उतना शायद एक प्रोड्यूसर भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन वो हर कस्टमर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा। तो कस्टमर के कॉन्टेक्ट में कौन आता है? होलसेलर, रिटेलर। रिटेलर बेसिकली आपके पास कस्टमर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो वो जब कस्टमर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है, एडवर्टीजमेंट देने से इन मिडलमैन को भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पहले से नॉलेज हो जाती है, और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होने से उनका प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के लिए उन्हें इन्फ्लुएंस करना मिडलमैन के लिए भी ईजी हो जाता है। तो ये था आपके पास टॉपिक प्लेयर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये दो टॉपिक आपके और कवर हो गए हैं। ओके, थैंक यू।